बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूँ उस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी एक अफसोसनाक हादसे के हवाले से। पाक फ़िज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत के हवाले से उनको कत्ल कर दिया जाता है। IG इस्लामाबाद की जानिब से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और पूरे वाक़े की डिटेल्स सामने रखी गई है। और IG इस्लामाबाद की जानिब से जो डिटेल्स बताई गई हैं उसके तहत ये बताया गया है कि 9th एवेन्यू से लेट जो कैप्टन आसिम तारिक है वो गुजर रहे थे। उन्होंने अचानक देखा कि एक मोटरसाइकिल पर एक लड़का है जो कि किसी लड़की को ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने एकदम से सोचा होगा कि शायद ये इसको कहीं ले जाने के लिए या फिर छेड़खानी हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ें हो जाती हैं। उन्होंने गाड़ी आगे लेके गए, यू टर्न लिया, वापस आए उस साइड पे और उस लड़की की हेल्प करने के लिए उसको बचाने की कोशिश की। लेकिन वो जो लड़का था ना, साद नामी, जिसकी उम्र 19 से 20 साल बताई जा रही है, वो अचानक से फायर खोल देता है। जब वो फायर खोलता है तो इवन के उनको इतनी भी मोहलत नहीं मिली कि वो अपना सीट बेल्ट ही ओपन करते, बल्कि वहीं पर जो है वो फायर इस तरह से उनको लगते हैं और वो मतलब जांबर नहीं हो सकते। अब इस सारी स्टोरी जो है वो बाद में खुलती है। लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वो बताती है कि ये मेरा कोलीग था, मेरे हालात अच्छे नहीं थे, हम किसी कैश एंड कैरी स्टोर पे काम करते थे, वहाँ पर जो है वो मैंने इससे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस लेती थी। लेकिन पिक एंड ड्रॉप सर्विस के दौरान जो है वो लड़के को शायद लगा हो कि ये लड़की जो है वो मेरे साथ सेटलमेंट हो गई है। तो उसने कहा कि उस दिन भी वो मुझे मतलब पार्क ले जाने की कोशिश कर रहा था, मेरे से ज़बरदस्ती बदतमीज़ी कर रहा था, जो रोड पे ये सारा वाक़या पेश आया। और फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि इस्लामाबाद जैसा सिक्योर तरीन सिटी जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर एक 19-20 साल का लड़का हो और वो असलहा सरेआम इस तरह से अपनी बेल्ट में लगा के किस तरह से घूम सकता है। एक और माशरती पहलू कि क्या हम किसी को मुश्किल में देखेंगे तो आइंदा हम उसकी मदद करने के लिए नहीं जाएंगे कि यहाँ पर असलहा रखना कितना कॉमन हो गया है। इन सारे मामलात पे बात करेंगे। इस वाक़े के हवाले से भी हमारे साथ मोहम्मद आदिल मौजूद हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक़ है। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद आदिल साहब, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक, एक बहुत ही होनहार नौजवान जो कि किसी की मदद के लिए ज़िंदगी की बाजी हार गए, लेकिन सवालात बहुत सारे पीछे छोड़ गए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और दिन दहाड़े 11:30 बजे ये वाक़या हुआ और जो पाकिस्तान का सबसे सेंसिटिव और हसास शहर है इस्लामाबाद, जो दारुल हुकूमत है, उसमें इस वाक़ये का होना जो है वो बहुत तशवीशनाक जो है वो बात है। और ये जिस जगह पे वाक़या हुआ वो कोई ऐसी यानी कि बड़ी ओपन जगह थी। F8 जो पोश एरिया जिसे कहते हैं इस्लामाबाद का पोश एरिया था, 9th एवेन्यू लगता है, इसके साथ F9 पार्क है। यहाँ पर ये 11:30 बजे के करीब ये वाक़या होना एक इंतहाई जो है वो अफसोसनाक भी है और तशवीशनाक भी है। जैसे आपने बात की कि इस्लामाबाद के अंदर जो एक इंतहाई सेंसिटिव जो है वो सिटी है, उसके अंदर जिसको सेफ सिटी कहा जाता है, यहाँ पर कुछ 250 से ज़्यादा जो है वो सेफ सिटी कैमरे मौजूद है। इस शहर के अंदर इस तरह की वारदात होना एक बड़ी जो है वो हैरत अंगेज बात है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये नौजवान जो है वो जिस जगह का रिहायशी है, खन्ना पुल के करीब एक जगह है जहाँ पर इसकी रिहाइश है, वहाँ से जब ये इस्लामाबाद आया, वो तो फैज़ाबाद के करीब एक जो है वो पुलिस चौकी है जिसके ऊपर किलोमीटर के करीब जो है वो लाइन लगी होती हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट इस तरह से है कि वहां पर चेकिंग होती है। लेकिन ये नौजवान जो है वहां से असला लेकर इस्लामाबाद के अंदर इंटर हुआ और सरेआम जो है वो गन जो लेके वो जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों पर फिरता रहा। और सिक्योरिटी के नाम पे जो जिस तरह से दावे किए जाते हैं कि ये इस्लामाबाद जो है वो सेफ सिटी नहीं, स्मार्ट सिटी है। ये स्मार्ट सिटी से मुराद तो ये है कि आप कोई भी एक्टिविटी हो तो पुलिस जो है वो फौरन एक्शन में आ सकती है। लेकिन बदकिस्मती से देखें कि पूरे इस्लामाबाद के अंदर वो असला लेकर फिरता रहा और उसको कोई चेकिंग नहीं हो सकी। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है इस्लामाबाद के अंदर F6 के अंदर। इससे पहले जो है एक नौजवान को अगवा किया गया, 15 पे कॉल की गई, लेकिन उसके बावजूद उस नौजवान को पूरे इस्लामाबाद से उठाकर KPK में लेके जाकर कत्ल कर दिया गया और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो तमाशा देखती रही। तो ये एक बड़ा सिक्योरिटी के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। जाहिर सी बात है, दारुल हुकूमत है, यहाँ पर बहुत सारे मुल्कों के सफारत खाने हैं,
तो सिक्योरिटी के हवाले से जो क्वेश्चंस मार्क हैं वो अभी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। आदिल पुलिस साहब, वो के क्लेम कर रही है कि उन्होंने 9 घंटे के अंदर उस मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया, लेकिन सिक्योरिटी अभी भी सवालिया निशान है। बिल्कुल आदिल साहब, सिक्योरिटी पर तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये बताइए कि सर असलहा लाइसेंस पे पाबंदी है, सिर्फ असलहा लाइसेंस पे पाबंदी है या फिर असलहा डीलिंग पे भी पाबंदी है? क्योंकि एक 19-20 साल का लड़का है जो कि गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल सी दुकान पर काम कर रहा है ना, कितनी तनख्वाह होगी उसकी, और वो असलहा लेकर घूम रहा है, यानी उसकी एक्सेस में है। इतना कॉमन किस तरह से है ये चीज़ें? देखिए, इलीगली तो आपको पता है कि असला की लेन देन होती है, पैसे तो पाबंदी है, लाइसेंस पे पाबंदी है, असला की खरीदो फरोख्त पे पाबंदी है, लेकिन इस्लामाबाद इंतहाई सेंसिटिव इसलिए है कि इसके बिल्कुल नज़दीक KPK लगता है, और इस्लामाबाद में मोस्टली जो वारदातें होती हैं उसकी जो उसके लिंक्स जाके KP से मिलते हैं। तो असला भी यकीनी तौर पर इसी तरह के किसी जगह से खरीदा गया होगा। और इसमें हैरत अंगेज बात यह है कि उसने 1 साल पहले ये जो है रिवॉल्वर खरीदा था, तो इसका मतलब है कि वो इससे पहले भी कई बार असला लेके इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुआ और इस्लामाबाद की सड़कों पर इसी तरह मटर गश्त करता रहा। तो अब इस पे तो अब पुलिस को जो है वो एक्शन लेना चाहिए, और जो गैर कानूनी असला है, यकीनी तौर पे ये लाइसेंसी पिस्तौल नहीं थी उसके पास, जो गैर कानूनी असला है इसके खिलाफ जो है पुलिस को एक पूरी एक कैंपेन चलानी पड़ेगी। इस्लामाबाद को जो है वो असला फ्री करना पड़ेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाई हुई हैं जिसके नाम पर आप शहरियों को घंटों जो है वो सड़कों के ऊपर जलील करते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक नौजवान जो है वो बैग के अंदर असला डाल के जो है वो इस्लामाबाद के अंदर इस तरह से घूमता है। तो पुलिस की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान है। यहाँ पे बेसिकली तो मेटल डिटेक्टर लगने चाहिए कि अगर आपने एंट्री पॉइंट्स बनाए हैं तो वहां पर कोई इस किस्म का इलीगल वेपन लेकर अगर कोई गुजर रहा है तो उसको रोकना चाहिए। अगर ये तो फिर इस तरह की सिक्योरिटी का कोई फायदा नहीं है कि जो चाहे जिस तरह चाहे अपने असला जो है वो लगा के इस्लामाबाद के अंदर जाके फिरता फिरे। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये कोई पहली वारदात नहीं है। इस्लामाबाद के कई पोश एरियो के अंदर जो है ये यहाँ पर जराइम जो है वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। गो कि पुलिस का क्लेम है कि 30% जो क्राइम रेट है वो कम हुआ, लेकिन जो मैं चूंकि इस्लामाबाद में रह रहा हूँ, मैंने खुद विटनेस की हुई ये चीजें कि कोई इस्लामाबाद में क्राइम की जो रेशो है वो बाकी शहरों की निस्बत काफी ज्यादा है। यहाँ पर शहरी जो है वो महफूज नहीं है। ये तो एक चले एक इंसिडेंट हो गया कि आसिम तारिक साहब ने जो है सड़क के ऊपर एक झगड़ा देखा और रोकने की कोशिश की। गो के वो कोशिश ये भी कर सकते थे कि वो 15 को इतला देते और पुलिस को बुलाते, बजाय उन्होंने खुद से इसमें मदाखलत की कोशिश की। लेकिन इस तरह से तो नहीं होना चाहिए कि कोई भी मुंह उठाए और गन निकाल कर किसी को भी इस्लामाबाद की सड़क के ऊपर गोली मार दे। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिसका जवाब जो है वो इस्लामाबाद की इंतजामिया ने देना है। जी आदिल साहब, बिल्कुल इंतजामिया की और ख़ास तौर पर जो आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं उनकी कारकर्दगी पे तो क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन सर क्वेश्चन मार्क तो ये भी लगता है ना कि इस्लामाबाद जैसा पोश एरिया, एक तो इलाका, एक तो दारुल हुकूमत और ऊपर से पोश एरियाज़ जिन्हें सिक्योर तरीन एरियाज़ कहा जाता है कि यहाँ पर किसी की बड़ी जुर्रत होगी जो यहाँ पर आकर कार्रवाई करेगा। अगर वो कैप्टन वहाँ पर ना पहुँचते, वो लड़की को बचाते हुए खुद शहीद ना हो जाते, तो उस लड़की की भी तो ज़िंदगी, उसकी इज्जत को भी तो ख़तरा था ना। तो उस वक्त सेफ सिटीज़ के कैमरास कहाँ पर थे? क्या बाकायदा मॉनिटरिंग नहीं होती? क्योंकि जिन कंट्रीज़ को हम फॉलो करते हैं वहाँ पर तो 15 पे कॉल करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। जी बिल्कुल, आप सही कह रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि पुलिस का क्लेम है, आईजी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने कहा कि ये स्मार्ट सिटी उन्होंने क्लेम किया इस्लामाबाद को कि 99% जो इस्लामाबाद है वो सिक्योर है। तो ये कैसी सिक्योरिटी है 99% के एक सड़क के ऊपर? और वो कोई ऐसी जगह नहीं थी कि कोई छुपी हुई जगह हो। मेन एरिया है 9th एवेन्यू, वहां पर जो है, और इसका सेंसिटिव एरिया इस सेंस में है कि वहां पर बैरिया का हेडक्वार्टर है, वहां पर फजाइया का हेडक्वार्टर है, वहां पर दूसरी फोर्सेस के जो है वो ऑफिसेज हैं। इतने हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर भी अगर आपकी कारकर्दगी इस तरह से हो, आपके सेफ सिटी कैमरे इस तरह से हो कि सड़क के ऊपर सरेआम अगर कोई किसी को अगवा करने की कोशिश कर रहा हो तो पुलिस की तरफ से जो है वो रिस्पॉन्स ना आए और एक आम शहरी जो है वो कोशिश करे और उसको अपनी जान से जाए, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर। इस्लामाबाद के अंदर आपको पता फेवरेटिज्म इस वक्त है। जो आईजी इस्लामाबाद हैं वो चूंकि वजीर दाखिला के फेवरेट हैं और उनकी यहाँ पर तैनाती है।
बहुत सारे इससे पहले भी वाकयात हो चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर, जिसको जो है वो नजरअंदाज किया गया, लेकिन इस सारे वाकये के बाद यकीनी तौर पर एक प्रेशर बिल्ड हुआ है और वजीर दाखिला को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए। इस्लामाबाद पुलिस के लिए भी कोई स्ट्रेटेजी प्लान होनी चाहिए कि आप हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर जो है वो इस तरह से कोई सरेआम किसी के साथ भी डकैती की वारदात हो सकती है, जो अक्सर यहाँ पे हमने देखा है कि होती रही है। F8 से ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, लेकिन वहां पे भी जो है सरेआम जो है इस तरह की वारदात होती है। तो बाकी इस्लामाबाद की तो आप बात ही छोड़ दें। सही। तो ये सारा जो जो बर्डन है वो सारा पुलिस के ऊपर है, जो जो दावा कर रही है कि 99% जो है इस्लामाबाद सिक्योर है, लेकिन इस तरह की सिक्योरिटी के यहाँ पर सरेआम जो है वो वारदात होती है। यहाँ पे सरेआम जो है वो अगवा करने की कोशिश होती है, यहाँ पे सरेआम जो है एक शख्स को गोली मार दी जाती है। आदिल साहब, ये भी बताइएगा, जो साथ है मुलजिम जिसको गिरफ्तार किया गया है, पुलिस तफ्तीश में मजीद क्या चीज़ें सामने आई हैं? क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि उसका पिछला भी कोई रिकॉर्ड है, पहले भी वो कोई ऐसी किसी खातून के साथ हरकत कर चुका है, गिरफ्तार भी हो चुका है एक बार। देखिए, वो इसके ऊपर एक इससे पहले भी एक केस है कि वो एक खातून को मियां वाली ले गया था। अब जो FIR दर्ज हुई है उसमें 780 इंसदाद दहशतगर्दी की जो है वो दफात लगी है। जाहिर सी बात है, जब गोली और यहाँ पे गोली चली है तो उस पर 780 लगती है। तो ओपन एंड शट केस है। पुलिस ने गो के 9 घंटे की तकदो के बाद जो फुटेजेस भी रिलीज की है उसके पूरा ट्रैक करके उसको गिरफ्तार किया है। लेकिन इसमें जो केस अब तो ओपन एंड शट है, इसको कोर्ट में चलेगा। अब जो भी प्रोसेस होगा उसमें उसको यकीनी तौर पे जो भी इसकी मैक्सिमम सजा उसको मिलेगी। लेकिन अब देखते हैं कि पुलिस इसके बाद जो हिफाजती इकदामात हैं कि बाकी चले, एक शहरी तो अपनी जान से चला गया, लेकिन बाकी जो शहरी है उनकी हिफाजत के लिए पुलिस क्या इकदामात करती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है आदिल साहब, बिल्कुल अब देखना होगा कि ये जो 99% इस्लामाबाद को सिक्योर करने के दावे किए जाते हैं, ये एक बार तो सामने आ गया है कि किस हद तक सिक्योर है, लेकिन आने वाले वक्त में यकीनी तौर पर मजीद इकदाम करने की ज़रूरत है। लेकिन सर, इसका एक मौशरती पहलू है, मेरा ख्याल है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि एक किसी की भी मुश्किल में मदद करना, ये तो बहुत मुश्किल हो गया है। जितने लोग भी इस वाक़े को देख रहे हैं वो तो कहीं पे भी कुछ भी हो रहा तो हिम्मत भी नहीं करेंगे कि पता नहीं किसके हाथ में छुरी हो, चाकू हो, कोई गन लेके फिर रहा हो, किसी से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये इखलाकी तौर पे उन्होंने कैप्टन साहब ने जो है वो इखलाकी एक कोशिश की थी कि सरेआम सड़क के ऊपर अगर किसी खातून के साथ इस तरह की दस्तदराजी हो रही थी, उन्होंने कोशिश की कि इस मामले को सॉर्ट आउट करवा दें, और वो कोशिश उन्होंने की कि वो मुलजिम जो है वो इस तरह की हरकत ना करे। लेकिन बदकिस्मती से जो मुलजिम था वो मुसल्ला था और उसने गोली चला दी। आप ये देखें कि बर्दाश्त का ये आलम है कि उसने बिल्कुल जो है वो, हालांकि उन्होंने अपना तारुफ भी करवाया कि मैं वो क्या है एयरफोर्स के अंदर जो है वो ग्रुप कैप्टन है, लेकिन उसके बावजूद उसने जो है वो इश्तियाल की हालत में जो है वो गोली चला दी। इसका मतलब है कि वो ज़हनी तौर पर जो है वो मुजरमाना जो है वो जहन रखता था, जिसकी वजह से उसने ये सारा अटेम्प्ट किया। और इखलाकी तौर पर यकीनी तौर पर बाकी जो इस्लामाबाद के शहरी हैं या और भी किसी भी शहर में लोगों के लिए एक मैसेज है कि इस तरह के जो मामलात है उसमें एहतियात बरतनी चाहिए कि आप बजाय इसके खुद से आप इस किसी का झगड़ा रिजॉल्व कराने की कोशिश करें, आप 15 पे इतला दें। ये लेकिन अगर 15 पे इतला भी देते तो उससे पहले अगर वो उस खातून को गोली मार देता तब भी एक बड़ा वाकया होता। बहुत बड़ा, बिल्कुल जी। और एग्जैक्टली सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आदिल साहब कि अगर खुदा ना खास्ता उस लड़की के साथ भी कुछ हो जाते या फिर ग्रुप लीडर जो है वो कॉल कर रहे होते तो फिर आज वो जिंदा होते तो हम उन पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे होते कि भाई आपने 15 पे कॉल क्यों की, आप खुद जाके उनको बचा देते या उनकी खुद हिफाजत या कोशिश कर लेते। मतलब हर तरह से जो है कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है इस सिचुएशन पे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब यकीनी तौर पे लोग एहतियात करेंगे, लोग करना भी चाहिए। इसमें बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो पुलिस की बनती है कि पुलिस ने अगर ये क्लेम करती है कि वो इस्लामाबाद बड़ा सिक्योर एरिया है तो फिर उसको वेपन फ्री भी होना चाहिए। वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी शख्स जो है वो असला लगाकर जो है वो लेके फिरता फिरे, वारदात करे और फिर बड़े आराम से। आप ये देखें कि कत्ल करने के बाद वो मुल्जिम दोबारा उसी एरिया से गुजर के गया, उसने वहां से बैग के अंदर वो असला किसी मेडिकल स्टोर के ऊपर रखा। इस सारे वारदात के बाद भी वो आजादाना तरीके से जो है वो वेपन लेके फिरता रहा।
बहुत शुक्रिया मोहम्मद आदिल, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और यकीनी तौर पर इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सिक्योरिटी जो इदारे हैं उन पे क्वेश्चन मार्क है कि अगर हम क्लेम करते हैं कि इस्लामाबाद 99% सिक्योर है तो फिर उसको सिक्योर होना चाहिए। अगर सिक्योर है तो फिर किसी की इतनी ज़रूरत, इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो ऐसे पोश एरियाज़ में जाकर कार्रवाइयाँ करें, ना कि किसी गली मोहल्ले में, किसी अंधेरी गली में कोई ऐसा वाक़या हुआ होता तो हम और तरह से बात कर रहे होते। लेकिन मिड इस्लामाबाद में जहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑफिसेज मौजूद है वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई होना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे गैर मुल्की लड़कियों को बाहिफाजत बाजियाब कराने की या फिर उनके भागने की, अली डार के मामले की, जो कि हैं जी इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म के नवासे। और साथ में 2-4 रोज़ से जब से ये किस्सा शुरू हुआ है हम किसी बॉस नामी शख्स का बड़ा जिक्र सुन रहे हैं। उसके बारे में बताया गया कि वो वहीद नामी शख्स है, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस मामले में अभी तक जितनी कन्फ्यूजन थी, गुज़िश्ता रोज़ डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जितनी भी कन्फ्यूजन है, जितने मुँह उतनी बातें हो रही हैं, उनको क्लियर किया जाए और अपने तौर पर एक पूरा किस्सा सुना दिया जाए। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं, बताते हैं कि ऐसा हुआ, सहाफ़ियों की जानिब से क्वेश्चंस भी किए गए और फिर सहाफ़ियों ने जो है वो अपनी भी थोड़ी जो ज़ाती चपकलिश उनकी चल रही थी वो भी मामला ज़ेर बहस आया। लेकिन इन लड़कियों की जो बाजियाबी है पुलिस की जानिब से या फिर ये खुद फरार हुई, खुद पुलिस को मिली, इस सारे मामले में डीआईजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और हकीकत कितनी करीब है, कितनी दूर है, इस सारे मामलों पे बात करेंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं जी आमिर मिर्ज़ा साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं 89 न्यूज़ के, क्राइम हेड हैं। सर आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो डीआईजी साहब कह रहे हैं और जो हकीकत है, जो किस्से कहानियाँ बड़े दिन से हम चल रहे हैं, क्या वही हकीकत है, करीब तरीन है ये दोनों चीज़ें, या फिर ये दूर दूर हैं कि डीआईजी ऑपरेशंस कुछ और कह रहे हैं, हकीकत कुछ और है? असल में सिद्रा इस मामले में हुआ पता क्या है, जब ख़वातीन पुलिस की तहवील में आ गई थी ना, उसके बाद होता ये है कि डीआईजी ऑपरेशन की तरफ से तर्जुमान जो है एक हैंड आउट जारी करते हैं। ठीक है। अब वो हैंड आउट का जो मुख्तसर सा उसका लुबे लुबाब मैं आपको बताऊं था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक को बताया गया कि एक कॉल इंटरनेशनल कॉल आई है, 15 पर इतला आई है और इतला देने वाले शख्स ने बताया कि मेरी बेटी और उसकी दोस्त लाहौर पाकिस्तान में किडनैप है, उनके साथ गैंग रेप हुआ है और तावान मांगा जा रहा है उसका। तो वज़ीर आला को जब ये पता लगता है तो वो पुलिस को 2 घंटे का टाइम देती हैं, इतना शॉर्ट टाइम में, और इस 2 घंटे में पुलिस जो है वो एक्टिव होती है और अपना सारा ऑपरेशन कंप्लीट कर लेती है। ख़वातीन को बाजियाब भी करवा लेती है और मुल्ज़मान 4 गिरफ्तार भी कर लेती है। ये एक प्रेस रिलीज जारी होती है। ठीक है। अब इस प्रेस रिलीज जारी होने के एक दिन बाद होता ये है कि एक वीडियो सामने आती है जिसमें बताया जाता है कि लाहौर गाजी रोड भट्टा चौक का इलाका है, वहाँ पर ये जो 2 गैर मुल्की ख़वातीन हैं एक गाड़ी में जा रही थी, वो गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से हिट होती है और उसी दौरान ये दोनों गैर मुल्की ख़वातीन जो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है उसके साथ दस्तों गिरेबान होती हैं और दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से छलांग लगा के भाग जाती हैं। Exactly. अच्छा, अब वहाँ पर जब एक्सीडेंट होता है तो वो जो फैमिली थी जिसकी गाड़ी को हिट किया होता है वो इंटरव्यू भी दिया, वो बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं मामला हुआ क्या, नुकसान काफ़ी हो गया और ख़वातीन बाहर निकली हैं, वो घबरा गए, उन्होंने 15 पर कॉल की। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पहुंचती है तो पता लगता है कि ये गैर मुल्की ख़वातीन वो हैं जिनको पुलिस 2 दिन से तलाश कर रही है, जिनकी इतला ऑलरेडी पुलिस को थी कि उनको 2 दिन पहले से इतला थी। पुलिस से इस केस को देख भी रही थी, पुलिस ने गाड़ी का नंबर भी ट्रेस किया हुआ था जिस गाड़ी पर ये ख़वातीन इस्लामाबाद से लाहौर आई थी और उस घर तक भी पुलिस पहुंच गई थी डिफेंस जहां पर इसको रखा गया था। लेकिन क्योंकि मामला जब मुल्ज़िमों को देखे, बाहर मुल्ज़िम तो थे, उनकी रसाई जो थी वो ईवानों तक रसाई है
उनको मुलजिम को जब पता लगता है कि मामला जो है वो आउट हो गया है, लीक हो गया है, इस जो क्राइम हमने कमिट किया है इसकी इतला पुलिस को हो गई है और पुलिस हमें ढूंढ रही है, तो वो उन लड़कियों को वहां से लेकर गाड़ी पे कि जी मैं उनको किसी तरीके से एयरपोर्ट फेंकूं, ये वहां से किसी तरीके से निकल जाए और मैं कहीं स्लिप हो जाऊं, तो वहां पर ये खवातीन जो है मंजरे आम पर आती हैं। ये पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी की है ना, वो हकायक के बरक्स थी। सही हकायक उन्होंने कुछ फेवर लेने के लिए, अपनी कारकर्दगी शो करने के लिए उन्होंने एक वो प्रेस रिलीज जारी की। अब जब ये वीडियो सामने आती है, ये सारा मामला सामने आता है, तो फिर मामला यहाँ से उलझना शुरू हो जाते हैं। और हर कोई व्लॉगर्स हैं सोशल मीडिया पर, नेशनल टीवी पर जो प्रोग्राम्स हैं वो मिक्स होना शुरू हो गया कि जी ऐसे नहीं, ऐसे हुआ, ऐसे नहीं, ऐसे आज हुआ। के दौर में चीजें छुप नहीं सकती, नहीं छुप सकती ना। अब इसमें पुलिस की जानिब से कोई वीडियोस, कोई चीजें उस तरह से सामने भी नहीं आई। ऐसा हो नहीं सकता कि बड़े बड़े इलाकों में उनको रखा गया हो और कहीं से आप पुलिस सीसीटीवी फुटेज ना निकाल हर सके। चीज अब तो आपके शहर को सीसीटीवी कैमराज ने बिल्कुल जकड़ रखा है। कोई शख्स वारदात करके, कोई शख्स क्राइम कमिट करके कहीं छुप नहीं सकता। वो फौरी तौर पर पुलिस की गिरफ्त में भी आ जाता है, सामने भी आ जाता है। अब यहाँ पर पुलिस ने एक काम और किया, जिस जगह पर खवातीन गाड़ी से निकलकर भागी थी वहां पर पुलिस जाती है और इर्द गिर्द जो अपना शॉप्स हैं, जो अपना कोई ऑफिस है, वहां जो कैमरे लगे हुए हैं उनकी डीवीआर उठा के ले जाती है कि किसी को वहां से अपना सीसीटीवी फुटेज ना मिल सके। अब एक तासुर ये दिया जा रहा है पुलिस के एक्ट की वजह से कि वो जो एक बाअसर मुल्ज़म है अहमद रजा डार, उसको फेवर देने के लिए, उसको बचाने के लिए, या ये चीज़ें मंजरे आम पर ना आए, मीडिया पर ना आए, सोशल मीडिया पर ना आए, ये सारा कुछ किया जा रहा है। अच्छा आमिर मिर्ज़ा साहब, ये जो रजा डार की कहानी है, रजा डार की अगर हम बैकग्राउंड चेक करते हैं, क्योंकि कुछ सहाफ़ियों ने ये भी क्लेम किया है, हम आजकल इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो कहते हैं जी ऐवानों में जब बात होती है तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो रजा डार के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते। और फिर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जो इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं क्रिप्टो के हवाले से, ऑनलाइन करेंसी के हवाले से, रजा डार वहाँ पर बड़े पेश होते हैं। फिर वो इसाक डार साहब के साथ अपनी पिक्चर्स, अली डार के साथ अपनी पिक्चर्स और वो चीजें व्हाट्सएप पे पिक्चर्स लगी होती हैं। उन खवातीन ने बताया कि एक साबिक वजीर आज़म के साथ अपनी पिक्चर उसने सिंगापुर में रजा डार ने हमें दिखाई है, जिससे हम मुतासर हुए और हम कारोबार में उसके साथ इन्वॉल्व हुए। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ, देखें 4-5 लाख डॉलर क्रिप्टो करेंसी में रजा डार ने इन्वॉल्व किए थे उन खवातीन के साथ। अब यहाँ पर एक केस जो है वो और बनता है, वो केस है FIA का, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। किसी ने पूछा कि ये 14-15 करोड़ रुपया रजा डार के पास कहाँ से आया, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मनी ट्रेल क्या है इसकी, और ये बाहर जो क्रिप्टो के लिए पैसे अदा किए गए हैं इसके क्या जराए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गए हैं, गैर कानूनी तरीके से भेजे हैं या अपने बैंक अकाउंट के जरिए भेजे हैं। ये एक नया केस है जो बन सकता है, लेकिन बनेगा नहीं ये केस। और दूसरा जो केस अपना चल रहा है, जो FIR है इनकी खवातीन के हवाले से जो है, इसमें भी मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि जो हमारा एक्सपीरियंस है ना, हमें जो नज़र आ रहा है वो नज़र हमें ये आ रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में 10 दिन लगा लें, 15 दिन लगा लें, 20 दिन लगा लें, ये जो इसमें 365B की एक दफ़ा लगाई गई है ना, अगवा बराए अपना तावान की जो दफ़ा ली गई, ये कन्वर्ट हो जाएगी 342 में। ठीक है। अब 342 क्या है? 342 है हब्से बेजा में रखना, यानी उसको मजीद शॉर्टर करते जा रहे हैं हम। अब खवातीन आई अपनी मर्जी से हैं, मर्जी से आई है ना, रजामंदी से आई है, इन्होंने ट्रैप किया उनको, अपनी मर्जी से आई है, गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद से यहाँ आई, यहाँ पर उनके साथ वहाँ पर जिस घर में गए हैं वहाँ पर इन्होंने उनको होस्टेज बना लिया, ठीक, हब्से बेजा में रख लिया उनको। वहाँ पर मुझे ये भी बताइए, मुबैना तौर पर ज़्यादती का मामला भी वो खवातीन ने बताया है। जो 2 लोग हैं जिन्होंने एक खातून के साथ 3 बार ज्यादती की है इसमें, और उनका मेडिकल भी आ गया हुआ है, और 2 मुलजिमों का कह रहे हैं कि DNA टेस्ट जो है वो भी पॉजिटिव आ गया हुआ है। सही। ये केस फिर CCD के पास जाएगा या फिर पंजाब पुलिस से रखेगी? मेरे ख्याल से तो इस केस में CCD के पर जलते हैं, CCD ये केस नहीं लेती। कामरान साहब ने कुछ उन्होंने तो कहा था कि भाई CCD की जो जुडिक्शन है ना, उनके पास जो केसेस हैं वो 365B अगवा बराए तवान के केसेस वो लगी हुई है, वो लगी हुई है, लेकिन साथ उन्होंने इसको क्लैरिफाई इस सेंस में भी किया कि इनका कारोबारी मैटर था और वो कारोबारी मैटर की वजह से ये सारा क्राइम कमिट किया गया, और इसमें ये इसको जो पैसे उन्होंने अपने नुकसान के थे वो मांग रहे थे, डिमांड कर रहे थे, तो जिसको तवान का जो है वो रंग दिया गया। इसका मतलब है कि हम अपने मुताबिक
कानून की तशरीह कर सकते हैं या फिर करते हैं, जहां पे दिल चाहे हम कानून को बदल नहीं दें? कर नहीं सकते, हम करते हैं और हो रही है, मुसलसल हो रही है। जो डबल स्टैंडर्ड दोहरा मेयार है इंसाफ का, वो हमारे मुल्क में मौजूद है। जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास से ताल्लुक है, उनके लिए कानून और है, और जो उमरा हैं, जो ताकतवर हैं, उनके लिए कानून जो है वो और है। दो सवाल हैं मेरे आपसे। एक तो ये बताइए कि आपकी बेटी हो, ठीक है, या किसी की भी बेटी हो, आगे उनके बेटे हो, ऐसा हो सकता है कि बाप नायब वजीर आजम हो, नाना, और इन्फ्लुएंस ना हो? इज इट पॉसिबल? हमने तो नहीं देखा कि पॉसिबल ना हो, और क्योंकि जो हमारे मुल्क में एक सिस्टम चला आ रहा है ना, वो सिस्टम गवाही देता है इस चीज़ की कि इन्फ्लुएंस जो है वो होता है। और ये जो बॉस की कहानी है, ये बॉस वाकई वो वहीद है जिसे उठा लिया है? अब डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने तो यही क्लियर किया है कि वो मियाँ वहीद है। एक फर्जी सा करैक्टर जो है उन लड़कियों के सामने पेश किया गया था जिसको बॉस कह के बुला रहे थे, और ये मियाँ वहीद है। मियाँ वहीद उकाड़े से ताल्लुक है उसका, क्रिमिनल बैकग्राउंड हिस्ट्री है उसकी, ऑनलाइन मुख्तलिफ बिजनेस करता है वो। एक कोई स्वीपर उसके साथ था, एक उसके साथ कोई गनमैन था उसका, और उनकी भी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है जिनको वो साथ लेकर आया था, जिन्होंने ज्यादती भी उस खातून के साथ की है। ये उन लोगों का बैकग्राउंड है सारा। अब टोटल इसमें 8 मुलजम जो हैं वो गिरफ्तार हैं, और 8 मुलजमों में से कुछ 2 का डीएनए टेस्ट आ गया है, बाकी का डीएनए टेस्ट भिजवाना है। मेडिकल लीगल में ज्यादती की तस्दीक हो गई हुई थी। डीआईजी ऑपरेशन ने कल बहुत ब्रीफली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ना इसके मुतालिक बताया है, लेकिन अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदमज़गी कुछ इतनी हो गई थी कि कुछ चीज़ें जो डीआईजी से पूछने वाली थी, क्वेश्चन जो थे ना, वो नहीं हो सके। अच्छा मिर्जा साहब, मुझे ये बताइए, वो एसएचओ साहब वो आगाज़ में लेके जी पहुंच गए, इनके बयान कराए मजिस्ट्रेट साहब अगले दिन आए, उन्होंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, ये कौन? अच्छा, वो बड़ा ड्रामा हुआ है वहाँ पे ना, मतलब वो इतना इन्फ्लुएंस था असल में ना। सिद्रा केस बड़ा सेंसिटिव केस था, गैर मुल्की खवातीन का मामला था। खवातीन बजिद थी कि हमने अपने कंट्री जाना है, जब वो बाजियाब हो जाती हैं, जब वो मंजरे आम पर आ जाती हैं, या जब वो पुलिस की तहवील, वो मेंटली इस कदर स्ट्रेस थी कि उनके साथ अगर आप FIR पढ़े ना तो आप कानों को हाथ लगा लें। हम आपस में बैठ के ना वो डिस्कस नहीं कर सकते कि उस FIR में जो कुछ उस खवातीन ने लिखवाया हुआ। अब वो मेंटली इस कदर स्ट्रेस थी कि अब उनको जब ये पता लगा कि हम उस चुंगल से निकल आए हैं, हम किसी महफूज हाथों में हैं, तो अब उनकी कोशिश थी कि हम किसी तरीके से यहाँ से स्किप कर जाएं, हम निकल जाएं किसी ना किसी तरीके से। अब उसके लिए उन्होंने जिद पकड़ी हुई थी। अब जब वो अपना ये बात सारी खुलती है, उनको तैयार किया जाता है कि आप लोगों का मेडिकल होगा, कानूनी मसाइल हैं, तो उसी रात को उसको SHO डिफेंसी फरियाद है, उसको भेजा जाता है कि जो मजिस्ट्रेट इलाका है उनके घर जाओ और उनसे कहो कि मेडिकल की इजाज़त दें, ये मेडिकल एमरजेंसी करवाना है, हाई प्रोफाइल केस है। अब वो SHO वहाँ पर जब जाता है तो रात का टाइम था, 2-2:30 बजे का टाइम है, और उस टाइम मतलब कि सब सोए होते हैं। वो किसी ना किसी तरीके से जब दरवाज़ा खुलवाता है, दरवाज़ा खुलवा के उनके घर में एंटर हो जाता है, और शाउटली जो है ना मतलब कि बुलाता है किसी को। अच्छा, अब अंदर से ना मेरा थाना है, और ये अब जो मेरे जराए हैं ना, वो कहते हैं कि मामला जो है वो फिल्म चली कैसे है। सही। अब एक शख्स कमरे से, बेडरूम से बाहर आता है, उसने कोई बनियान या शर्ट पहनी हुई है, नाइट ड्रेस जो भी आपका होता है, पहनी हुई थी उन्होंने। अच्छा, अब वो SHO पता नहीं वो जज नहीं कर सका, वो समझा कोई मुलाजिम है या कोई इस किस्म का। उन्होंने पंजाबी में जो पुलिस वालों का लहजा होता है, उनका लहजा बुला जज साहब नो। वो उनका तू कौन है, उनका तो तमीज़ नहीं गाल कर दी, उनका जज साहब ने बुला, मैं SHO फला, इस किस्म का कोई मुकालमा हुआ है। तो जब उन्होंने कहा कि मैं मजिस्ट्रेट हाँ, मैं जज हाँ, 10 उन्होंने कहा जी हो सर, फिर एकदम लहजा भी चेंज हो गया, अंदाज भी चेंज हो गया, गुफ्तगू भी चेंज हो गई। अच्छा मिर्जा साहब, कानून इजाज़त देता है कि कोई गैर मुल्की ख़वातीन हो इस तरह से, और वो इस तरह की सारी सिचुएशन हो जाए और हम मजिस्ट्रेट के घर पे पहुंच जाएं? SHO को इतनी इजाज़त होती है, ये SHO के ऊपर वाले किसी ने बड़े ने इजाज़त दी, उसने किसी से पूछा कि भाई पहुंच जा? ऑब्वियसली डीआईजी ऑपरेशन ने भेजा उन्हें, डीआईजी ऑपरेशन SHO के साथ फोन पर मौजूद थे। वो मजिस्ट्रेट को कह रहा है कि जी मेरे डीआईजी से बात कर ले। उनका मैं नहीं करनी गाल, चला जा। अब बदमज़गी तो हो गई ना उससे पहले, उनका मैं नहीं करनी गाल। अब ये सारा हो गया, जब उसने बात नहीं की तो SHO ने आगे से अपना रवैया और तलख किया, और वहाँ पर जो ज़बान इस्तेमाल की। तो फिर SHO को मुअत्तल क्यों किया? SHO को मुअत्तल इसलिए किया कि SHO ने वहाँ पर बदमज़गी बहुत की और बहुत ज़्यादा गलत गलीज़ ज़बान जो थी वो इस्तेमाल की। अब उनको धमकी ये मिली पुलिस को
कि जो जुडिशली है, जो अदालती शख्सियत है, वो हड़ताल कर देंगे अगर इसका नोटिस ना लिया गया, इस पर एक्शन ना हुआ। फौरी तौर पर फिर एसएचओ को मुअत्तल किया गया। एसएचओ जब मुअत्तल होता है, फिर उसके बाद उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि इसकी एफआईआर भी दर्ज की जाए। उसकी एफआईआर भी दर्ज होती है। आमिर मिर्ज़ा साहब, सर इतना हाई प्रोफाइल केस, गैर मुल्की ख़वातीन का इन्वॉल्व होना, फौरी तौर पे आप उनके क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी महफूज लाहौर जैसे शहर में जगह नहीं थी कि उनको एक दिन के लिए भी रखा जाता? यही कुछ हमारे साथ, किसी के साथ भी किसी और मुल्क में हुआ होता, क्या हमें वो वहाँ से निकलने देते इतनी आसानी से? बिल्कुल भी नहीं जाने देते। वो उस चीज़ को वहाँ पर जो एक क्राइम कमिट किया गया था उसको परसू करते, उनको मुकम्मल प्रोटेक्शन देते उनको, और जितना भी केस वहाँ पर अदालतों में चलता वो तमाम तर उनको मुआवनत फराहम करते उस हवाले से। लेकिन तो हमारा रातों रात निकाल के कह दिया भाई हमारे हाथ खड़े हैं, हमारा सिस्टम किसी काबिल नहीं है, तुम लोग जाओ अपने मुल्कों में। वो ना बकौल पुलिस के, इंतजामिया के, हुकूमत के, वो खवातीन बजिद थी कि हम यहाँ से किसी तरीके से हमें निकाल दिया जाए। अच्छा, बातें आपको बताऊं, बातें ये भी हो रही हैं कि ये भी कल की अफवाहें चल रही हैं, गुफ्तगू शुनीद चल रही है बाज़ हलकों में कि उन खवातीन का महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कोई वीडियो बयान सामने आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। और वो ये वीडियो बयान उनका ले लिया हुआ है, उनसे लिखवा लिया हुआ है कि हमारे मामला सेटल हो गए, हमारा कारोबारी लेन देन था, उस लेन देन पे हमारा कुछ मामला बिगड़ गए थे जिसकी वजह से ये क्राइम कमिट हुआ है, लेकिन क्योंकि हमारे मामला जो है वो सेटल डाउन हो गए हैं तो हम इसकी पैरवी नहीं करना चाहते। ये एक अफवाहें भी चल रही हैं और कुछ हलकों में ये गुफ्तगू हो रही है कि ये चीजें सारी करवा ली गई, यानी मामला सेटल डाउन करके ही उनको इजाजत दी गई है कि भाई आप सुलहनामा कर दो। अब मुद्दई यहाँ पर नहीं है, ना कोई मुद्दई है यहाँ पर, ना कोई गवाह है। एम्बेसी जो है वो इस केस को देखेगी, फॉलो करेगी। डीआईजी ने बताया कि उन खवातीन हमें कह के गई हैं, बल्कि उनको हमने कहा भी गया कि वीडियो लिंक के जरिए जब केस चलेगा तो वो वीडियो लिंक के जरिए उस केस को अपनी हाजिरी लगा सकती है। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं लग गया पुलिस पे, पाकिस्तान पर, हमारे इमेज पे? एक तो वहाँ से आई वो खवातीन, ऊपर से हमने रातों रात उनको ऐसे निकाला कि भाई हम तुम लोगों को ना प्रोटेक्शन दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता, उनका एतमाद जीता जा सकता था कि नहीं भाई अब आप लोग, जो मुश्किल थी वो हो गई, लेकिन अब आप महफूज हाथों में हैं, अब जो भी कार्रवाई होगी आपके सामने होगी। और आपको मतलब 2 लेडीज एसपीस, एक सिद्रा और एक राहिला इकबाल हैं बकौल डीआईजी ऑपरेशन के। उन 2 एसपीस को मुस्तकिल तौर पर उन खवातीन के साथ रखा गया। वो उनकी ब्रेन वॉशिंग भी करती रही और उनको एतमाद भी देती रही और उनको बताया भी कि नहीं अब आप सेफ हैं, महफूज हैं, अब आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो यही बजिद थी कि नहीं, हमें जितनी जल्दी हो सकता है हमें अपने कंट्री वापस जाना है। सही। और वो पुलिस कहती है फिर हमने अपना कानूनी काम जो है मेडिकल करवाया उनका, उनके दफ़ा 164 आखिरी सवाल है, मुझे ब्रेक पे जाना है। क्या इन सारी चीज़ों को पुलिस को इजाज़त है, कानून को इजाज़त है कि कोई गैर मुल्की आए, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हो जाएं और फिर आप अचानक से ऐसे ही लिखवाएं, बयान कराएं, सब कुछ कराएं और उनको कहें आप जाएं? देखें सिद्रा, यहाँ पर ना हमारे मुल्क का कानून फिर वही बात आएगी कि दोहरा मेयार है और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। तो आप चीज़ों को अपने एंगल से तोड़ मरोड़ सकते हैं, अपने एंगल से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर मिर्ज़ा साहब, आपको हमारे साथ मौजूद रहे। लेकिन यकीनी तौर पर हम वही वाली कौम हैं, हम वही मामला है और पाकिस्तान में इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि अभी 2-4 दिन पहले जो है वो हम स्कूल की छत गिरने, एकेडमी की छत गिरने पे सारा फोकस उस तरफ था, उसके बाद ये नया किस्सा आ गया, इस तरफ फोकस है। कल परसों एक नया किस्सा हमारे लिए मुंतज़िर होगा, हम सब ने उस पर बात करना शुरू कर दी है और इन पिछले किस्सों का क्या बना है किसी को खबर भी नहीं रहनी। मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पर बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जो कि हर ख़ास व आम की ज़रूरत है, आटा रोटी मुसलसल महंगा, और मुझे आपको या फिर एक बड़ी तादाद है लोगों की जिसे शायद फ़र्क ना पड़ता हो कि ये आटे की कीमत 200 रुपये बढ़ गई, 150 बढ़ गई, 300 बढ़ गई, में भी फ़र्क ना पड़ता हो, या फिर हमें पता भी ना हो कि आटे की कीमत बढ़ने से क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की मौजूद है जिन्हें आटा 10 रुपये भी बढ़ता है तो उनका पूरा बजट हिल के रह जाता है, जिनका पूरा सिस्टम घर का ख़राब हो जाता है कि भाई अब ये जो महंगाई है इसको किस तरह से मैनेज करना है। मुल्क में आटा मज़ीद महंगा हो गया है जी। 20 किलो आटे के थैले की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 2900 रुपये तक पहुँच गई है। 2900 रुपये, 3000 रुपये तक 20 किलो आटे का थैला मिल रहा है। और सुबह भी रोटी बननी है, दोपहर को भी बननी है और शाम को भी बननी है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर किसी भी एक घर में 6 से 8 अफराद,
नॉर्मल होते हैं घरों में, कोई इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, अम्मी अब्बू हैं, उनके एक बेटे की शादी हुई है, बहू है, उसके 2-3 बच्चे हैं, तो 6 से 8 अफराद किसी भी घर में होना कोई बड़ी बात नहीं है। 1.5 किलो 2 किलो आटा सुबह इस्तेमाल हो, 1.5-2 किलो दोपहर में हो, 1.5-2 किलो शाम में इस्तेमाल हो, तो तकरीबन एक दिन की जो है वो तकरीबन 6 से 7 किलो आटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक नॉर्मल घर में। तो फिर आप खुद सोचिए कि 3 दिन में 3000 का सिर्फ आटा इस्तेमाल हो रहा है। चले 4 दिन लगा लीजिए, 3 नहीं लगाना तो 4 दिन लगा लेते हैं। 4 दिन में सिर्फ 3000 का आटा, तो बाकी ज़रूरियात किस तरह से पूरी होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं जी जावेद इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सर मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि ये कितना सेंसिटिव मामला है। हो सकता है जावेद साहब आपको फ़र्क ना पड़ता हो, सिद्रा मुनीर को फ़र्क ना पड़ता हो, या हमें आटे की कीमतों का पता भी ना हो, लेकिन बड़ी तादाद है जिन्हें 1-1 रुपये का हिसाब रखना पड़ता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये बड़े दुख की बात है और बड़े अफसोस की बात है कि आप एक आटे को रो रही हैं। कोई भी खुर्दनोश की कीमत जो है वो हुकूमत के काबू में नहीं है, हुकूमत के अदारों के काबू में नहीं है। आटे की कीमत इस वक्त जो चक्की का आटा है वो लाहौर के अंदर 3500 रुपये का 20 किलो बिक रहा है। अच्छा जावेद साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, चक्की का आटा जो है ना वो तो एक लग्जरी है। जी देखिए लग्जरी नहीं है, बहुत सारे लोग इस पे आम आटे पे इतबार नहीं करते, वो कहते हैं कि हमने देसी आटा खाना है, इस्तेमाल करना है। हाँ। अब जो जिस 2900 वाले की आप बात कर रही हैं वो इस वक्त बाज़ इलाकों में 2900 बिक रहे और बाज़ में 3000 20 किलो और बाज़ में जो है वो 3200 रुपये किलो बिक रहा है। जैसा इलाका वैसा रेट। लेकिन अगर मैं बात करूँ, देखें पता नहीं वो इमरान खान सब कहते होते थे, आज मुझे उनका नाम लेने दें, कि एक इनके पास तालीम नहीं, दूसरा ये हैं जाहल, और तीसरा ये किसी की बात नहीं सुनते ना मानते नहीं है, ऊपर से ये पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, कोशिश नहीं करते। ठीक है, अब मसला ये है कि हमारी हुकूमत ने एक जब भी नया सीजन आता है एक नया एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इस दफ़ा गंदम की खरीदारी में एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया, नए महकमे को मैदान में उतारा गया। सही। और पहले महकमा खुराक होता था, महकमा ज़राअत होता था, उनको एक ही अम्ब्रेला के नीचे शिफ्ट कर दिया गया, जिसने आटे की कीमतें मुकर्रर करनी है, उनकी आटे की कीमतों को कंट्रोल करना है, गंदम बेचनी है, खरीदनी है। और उस नए महकमे के अम्ब्रेला के नीचे 10 महकमे दे दिए गए। ज़राअत दे दिया गया, महकमा खुराक दे दिया गया, और जो प्राइस कंट्रोल का महकमे वो यानी कि 10 महकमे दे दिए गए। अब उसका नया नाम जो था वो फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बना दिया गया। उसके ऊपर बैठा दिया गया किरण खुर्शीद को सही जनवरी 2026 में। और उसके सोने के सुहागा नाहली की इंतहा, ये डिंगे मुंह वाले अवाम को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, भीख मांगने पे मजबूर कर रहे हैं। इन्होंने एक सिफारशी बंदे को डीजी फूड लगा दिया, यानी कि मेरी मुराद अमजद हफीज हैं, जिनको इन्होंने डीजी बना दिया फूड का, जो इसी किरण खुर्शीद के नीचे थे। ये नाहल आदमी है, इसने तबाह बर्बाद कर दिया सारा कुछ। अब एक नया जो मैकेनिज्म था खरीदारी का वो बनाया गया। आपने इसको एग्जीक्यूटर्स 35 एग्जीक्यूटर मुकर्रर किए गए, कंपनी मुकर्रर की गई। उन्होंने गंदम की खरीदारी को देखना था, कीमतों को देखना था, और इनको तमाम तर पैसे खरीदारी के दे दिए गए। इनको टास्क दिया गया कि आपने 30 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदनी है। और इन्होंने क्या किया कि जिन लोगों ने इन्होंने चूंकि कीमत नहीं पूरी दी थी, अब भी गवर्नमेंट का रेट जो है, मैं आपको एक बात बता दूं कि 3400 रुपये फी 40 किलोग्राम जो है वो गंदम का रेट है जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। सही। लेकिन ये पूरी एग्जीक्यूट नहीं कर सके, अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सके। पैसा हुकूमत का, इसकी निगरानी करनी थी डीजी फूड ने। अमजद हफीज साहब जो पहले जो थे वो हेड थे मॉनिटरिंग यूनिट के, उनको नवाजा गया, और ये टोटल कीमतों को काबू नहीं कर सके, ना ये और ना ही डीजी जो एक नए डीजी बनाए जिनके ने प्राइस कंट्रोल करनी थी। और देखें इस वक्त अगर खराबी है तो मैनेजमेंट में है, जो कंट्रोल्ड का शोबा है उसमें खराबी है, और उसका जिम्मेदार डीजी है। प्रोडक्शन कम नहीं हो रही, मिलें अपना काम कर रही हैं,
देखिए एक गजर मच गया अच्छा, सूबे मुझे में ये बताइए, कि मिलें अपनी खरीदारी कर रही हैं, हाँ। ग्रीन पाकिस्तान अपनी खरीदारी कर रहा है, एग्जीक्यूटर अपनी खरीदारी कर रही है, और फिर भी रेट जो आटे का इनके काबू में नहीं है। साहब, गंदम के बारे में जब गंदम की फसल की कटाई हुई तो उस वक्त हमने सुना कि इस बार हमारे गंदम की शॉर्टेज का सामना हो सकता है और हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ सकती है। क्या वो सिलसिला शुरू हो गया है? हमने लोगों का माइंड मेकअप करना शुरू कर दिया है कि आटे की कीमतें बढ़ रही हैं या फिर आने वाले वक्त में जो है वो हमें इंपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा? देखिए जरूरत नहीं है। अच्छा, अब पुरानी गंदम इनके पास 10 लाख मैट्रिक टन के करीब जो थी, इससे 2 कम या ज्यादा मौजूद थी। अब नया टास्क जो था वो 30 लाख मैट्रिक टन दिया गया पंजाब के लिए, वो भी वो कहते हैं कि अचीव हुआ। जो ठेकेदार माफिया था जिनको एग्जीक्यूट किया गया, जो एग्जीक्यूटर्स थे गंदम की खरीदारी के, उनकी तादाद थी 35, वो अपने ठेकेदार लाए गए और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये भी आपका टास्क पूरा नहीं कर सके। अगर देखें आप कहती हैं कि गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी, अभी कितना अरसा हो गया नई गंदम को आए हुए? 2 माह हो गए। हमने जो सीजन था गंदम का ये 30 जनवरी को मुकम्मल किया, 30 जून को मुकम्मल किया, और बाज इलाकों में 15 जून को मुकम्मल हो गया, बाज में अगर ये कह लिया जाए कि मई में मुकम्मल हो गया। तो अभी गंदम आए हुए 2 माह हो गए हैं और आटे और गंदम का शदीद बहरान पैदा हो गया है। और किसी इलाके में, किसी शहर में लोगों को जो अर्जा कीमत है गवर्नमेंट की मुकर्रर की गई, उस पे ना आटा मिल रहा है, ना इन्होंने आजादी दे दी मिल ओनर्स को कि वो भी खरीद लें। अब गजर मच गया जुल्म खुदा का कि आवाम को ना नान गवर्नमेंट की कीमत पे मिल रहा है, वो 30-35 रुपए का मिल रहा है, और रोटी जो थी, जो मरियम नवाज की हुकूमत ने 14 रुपए मुकर्रर की थी, उसकी कीमत आज 25 से 26 रुपए रोटी मिल रही है। सही। और वो भी कागज की तरह पतली पापड़, और वो भी पापड़। और आप कह रही हैं ये आप घी देख लें पिछले कितने दिनों में 50 रुपए कीमत बढ़ गई है। एक चीज अब हुकूमत नाम की मुझे तो चीज नहीं नजर आती। आपकी गुफ्तगू से मैं अभी ये लिख रही थी और मैंने एक कैलकुलेशन निकाली, आप मुझे सुनिए और मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। फरमाइए। गंदम किसान बेचता है, पिछले साल उसने 2200 रुपये 2000-2400 रुपये मन बेची और बेचारा रोता रह गया कि हमारे साथ हुआ क्या है, खर्चा भी पूरा नहीं हुआ। इस साल हुकूमत ने 3500 रुपये गंदम का रेट रख दिया, मन का 3500 रुपये यानी 40 किलो गंदम मन। किसान रो रहा है, वो कह रहा खर्चा पूरा नहीं हो रहा। 40 किलो जब मन गंदम है तो आटा 20 किलो 3000 रुपए का क्यों है? ये दरमियान में कौन खा रहा है? क्योंकि किसान भी परेशान है, एंड कंज्यूमर जो आवाम है उस तक भी मुनासिब, यानी 3500 रुपए की 40 किलो गंदम और 20 किलो आटा जो है 3400 रुपए की, चले 3400 होगा, हो सकता है मुझे गलती लग रही हो। क्या वो 20 किलो का गैप निकलता है जब हम उसकी पिसवाई को? इतना लंबा प्रोसेस है, इतना खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का, पिसवाई का, या फिर वो थैले की कीमत इतनी हो गई है? उसमें जो वेस्ट है ना, जो इंटरनेशनल रूल्स हैं या पाकिस्तान के रूल्स हैं, जो वेस्ट है 40 किलो में वो 1.25 किलो होती है। ठीक है, 38 लगा ले चले। अगर हम खुद अपनी गंदम पिसवाने जाते हैं ना चक्की पे, वो 1.25 किलो काटता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो 38 किलो रह गई। और ज्यादा से ज्यादा जो आटे का रेट होना चाहिए वो 4000 से 4200, और ज्यादा से ज्यादा उसमें ट्रांसपोर्टेशन ये वो डाल के वो जनाब 4400 मन से ज्यादा नहीं। और इस वक्त 6000 से लेकर 6500 तक मन आटा ये बिक रहा है और आवाम को कुंडी छुरी से ज़िबा कर रहा है। एक और बात बता दूं आपको, इन्होंने इन महकमों का बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो डीजी फूड पीएमएस का लगाया जहल आदमी, मैं उसको जहल कहता हूँ क्योंकि वो अल्फाज का चुनाव, देखें मैं चुनाव यही करूंगा, आप मुझे नहीं रोक सकती, आज मुझे बोलने दें आप। अब देखें सर, आप कुछ जब से ये लगाया है, जब से ये लगाया, ये गैर पार्लियामेंट नहीं है, ये पार्लियामेंट नहीं है। अब असेंबलियों में जाके देखें पार्लियामेंट अल्फाज बोले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई गलत कर रहा है, इसका मतलब है कोई अब ये अवाम को, आप मुझे भी उसको जहल भी नहीं कहने देती, ये कुंडी छुरी से अवाम को ज़िबा करें। हाँ, ये कहें अपनी नाहली की भीड़ चढ़ाएं ना, रोटी कीमत इसकी जो नया महकमा बना था, मैं समझता हूँ कि किरण खुर्शीद के आने से भी कोई बेहतरी नहीं आई। डीजी फूड जो थे उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया क्योंकि उसको इल्म ही नहीं है इस फील्ड का। अब मैं आटे को छोड़ूं तो एक और बात आपको बता दूं,
देखें इस वक्त आप 10 किलो का आटा दे रहे हैं, 20 किलो का दे रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं है। सही। अब जो 10 किलो वाला आटा है जिसका आप लोगों से 2900 रुपए 3000-3300 रुपए वसूल कर रहे हो, पता है 20 किलो उसका का नेट था। वेट कितना है? 10 किलो वाले का पता है आपको कितना है उसका नेट वेट? उसका 8 किलो है। वो पूरा नहीं है, 1-2% मिले हैं जिनका पूरा। आप बाजार में निकलें, कैमरे पकड़ें, इनकी बदनवानी पकड़ें। ये किन खुर्शीद और डीजी फूड जो है नाहल आदमी, उसकी अमजद हफीज की ड्यूटी में शामिल है कि वो चेक करें, नहीं चेक करते। अब ये दफ्तरों में बैठे हुए हैं, वहां पे मारदार हो रही है और वहां जाए जहन्नम में, ना किसी को आटा मिल रहा है, ना किसी को सब्जी अपने रेट पे मिल रही है, ना फल मिल रहा है, और हुकूमत कहती है जी मैं क्लेम ले आई हूं। महकमे बना रहे हैं हम, अब महकमे पे महकमे बना रहे हैं। अथॉरिटी, इस जो नया महकमा है फूड जो ये अपना जावेद फूड इकबाल सेफ्टी, साहब, टाइम ये इसके खत्म हो अंदर गया है। 10 के 10 का फेलियर है। ठीक है, आपको बहुत ढूंढने शुक्रिया में लगे हुए हैं। जावेद इकबाल साहब ने बड़ी ही अच्छी चीज़ की तरफ मतलब निशानदही की है। वो यही है कि आप महकमे बनाते जा रहे हैं, आप सिस्टम मजीद अपग्रेड करने के चक्कर में हैं कि भाई ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, अथॉरिटी बना दो, ये कर दो, ये कर दो, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राउंड लेवल पर चेंज नहीं आ रहा, अभी भी वहाँ पे खराबी है। मुझे इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह ने के बानी।